हेलो बच्चों, आज हम इस पाठ के अंतिम भाग की चर्चा करेंगे। अंतिम भाग के अंदर हम जो पिछले 3 भाग हमने रिकॉर्ड किए हैं और इस चैनल पे उपलब्ध हैं, तीनों क्लासें, उनको आपने बखूबी पढ़ा होगा। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो अभी आप पहले जाइए, इस पाठ के पहले 3 भाग अपलोड किए जा चुके हैं, उनको देखिए और उसके बाद में इस पाठ पे आइए। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो पिछले तीनों भागों की जो चर्चा की हमने, उसमें देखा था कि राष्ट्रीय विकास कैसे होता है ना, राष्ट्र के लिए संसाधनों का महत्व कैसा है, राष्ट्र के लिए जो संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं, किस तरीके से राष्ट्रीय जो परियोजनाएं हैं उनके माध्यम से जो आमजन है वो प्रभावित होता है, किस तरीके से जो एक व्यक्ति के लिए विकास होता है वो दूसरे के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। हमने कुछ उद्योगपतियों के उदाहरण देखे थे उसके अंदर। अब उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ेंगे और आज जो अंतिम बिंदु हमारा इस पाठ में बचा हुआ है वो है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता में क्या होता है, इसमें संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने की हमें जो है पद्धति सिखाई जाती है, ताकि हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आने वाले भविष्य में जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। इस विकास की धारणीयता को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसी विकास की धारणीयता को हम कहते हैं सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या होता है, जो अभी मैंने हाल ही में आपको परिभाषा बताई है उसी का एक सरल रूप और अगर आपको बताऊं तो ऐसे मान लीजिए कि आज के समय में हमारे पास पेट्रोल और डीजल जो है संसाधन के रूप में, प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपलब्ध है। अगर हम गलत तरीके से, अनावश्यक तरीकों से उनका उपयोग करते हुए उनको लगातार खत्म करने का प्रयास करेंगे तो वो संसाधन है जो हमारे एक निश्चित समय के बाद में समाप्त हो जाएंगे, और ऐसा करने से हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन है जो बचेंगे नहीं। तो इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए करना यह है कि वर्तमान में जो संसाधन है उनका आवश्यकता के अनुसार मिनिमम उपयोग करना है ना, कम से कम, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। यही सतत विकास है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि सतत विकास आखिर किस तरीके से संसाधनों का जो है दोहन हमें सही तरीके से करने के लिए मदद करता है। क्या सतत विकास की धारणा हमारे लिए सही तरीके से काम कर रही है, क्या हम वर्तमान में संसाधनों का सही उपयोग कर पा रहे हैं, इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। इसी से हम अगले बिंदु विकास की धारणीयता से इसकी शुरुआत करते हैं, है ना, कि जब विकास इन तरीकों से किया जाए कि जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आने वाले समय में जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखे, यानी उनके लिए भी संसाधनों की उपयोगिता सुनिश्चित करे, ऐसी जो विकास की पद्धति है उसको विकास की धारणीयता कहते हैं। इसी विकास की धारणीयता को हम एक नाम से और जानते हैं और वो नाम क्या है, सतत विकास जिसको बोलते हैं, है ना। सतत विकास क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब होता क्या है सतत विकास, जब संसाधनों का वर्तमान समय के जो लोग हैं उन संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रह सके, है ना। ऐसी जो पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से हम संसाधनों का उपयोग करते हैं वो सतत विकास की श्रेणी में आते हैं। सतत विकास यानी लगातार विकास होता रहे, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी होते रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन उचित मात्रा में सुरक्षित रह सके। अब ये होगा कैसे, हमारे जो उपयोग के तरीके हैं उनके माध्यम से क्या हम गलत तरीके से उपयोग तो नहीं कर रहे, इनको जानने की जरूरत है हमें। क्या संसाधनों का हम अतिदोहन तो नहीं कर रहे, अतिदोहन, इसी बात पे हम इस पाठ में चर्चा करेंगे आगे। अतिदोहन का मतलब क्या होता है, जब हम सामान्य जो दर होती है संसाधनों के उपयोग की, जिससे कि सामान्य आवश्यकताएं पूरी हो जाए। जैसा कि कहा गया है, हमारे कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि प्रकृति ने हमें इतने संसाधन दिए हैं जो मनुष्य की आवश्यकता पूरी तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक मनुष्य की भी लालच या महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में संसाधन दिए हैं। जनसंख्या जितनी है उसके अनुसार हमें संसाधनों का सीमित मात्रा में अगर उपयोग करते चलेंगे तो वो संसाधन कभी भी अपर्याप्त नहीं होंगे, यानी वो निरंतर पुनरावृत्ति के साथ में हम उपयोग करते रहेंगे। लेकिन कोई एक भी व्यक्ति अगर लालच करे ज्यादा संसाधनों के दोहन की, अगर उस लालच से वो अपनी पूर्ति करना चाहे, तो इसलिए प्रकृति ने लालच पूरा करने के लिए संसाधनों को अपर्याप्त माना गया है। यही बात हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा गया है कि विकास की धारणीयता जो है उस धारणीयता के अंदर हमें संसाधनों का, इसीलिए वर्तमान पीढ़ी में हमें जो आज के समय में जो जनसंख्या है, जिस स्तर पे हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो आने वाले समय में कितना हानिकारक हो सकता है। इस दर से अगर हम लगातार संसाधनों का उपयोग करते रहे तो इसी हानिकारक जो प्रभाव है इसको दर्शाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने हमें चेतावनी भी दी है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि अगर मानव जाति वर्तमान में संसाधनों का जिस दर से उपयोग कर रही है, अगर ऐसे ही करती रही तो आने वाले 50 सालों में हमें 50 से 100 सालों में बहुत गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की गई है।
है ना। प्राकृतिक संसाधनों के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण है जल का। अब आपको पता है कि जल तो नवीनीकरण संसाधन है, यानी इसका तो हम पुनर्चक्रण के माध्यम से दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो ये भला कम कैसे हो सकता है, जबकि हमने तो ये सॉरी तो 71% पार्ट पे पानी है, फिर हमारे पास पानी की कमी क्यों है, जबकि हमारी जो भूमि है, जो धरातल है जिसपे मानव जाति निवास करती है, वो तो केवल 29% है ना। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जो 71% एरिया जो पानी से कवर हो रहा है, उस कवर की वजह से जो जल है समुद्रों में वो हमारे उपयोग के लिए नहीं है, तो वो इतना शुद्ध पानी नहीं है कि जिसको हम सामान्य गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकें, जैसे पीने के पानी के रूप में, नहाने धोने या अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके निर्माण में जहां जहां पानी की जरूरत पड़ती है वहां वहां उनका उपयोग कर सके। तो ऐसा पानी समुद्रों में नहीं है। तो फिर क्या समस्या है? अब समस्या यहाँ पे ये है कि जो जल संकट का उदाहरण हमारे सामने दिया हुआ है, इसमें हमें बताया गया है, इसमें कहा गया है कि जो वर्तमान दर है जल के उपयोग की, अगर उसी दर से हम लगातार पानी का अति दोहन करते रहे, यानी गलत तरीके से उसको काम में लेते रहे, आवश्यकता से अधिक जल का दोहन या उसको काम में लेते रहे, हमें 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, हम 5 बाल्टी पानी वेस्ट कर रहे हैं उस 1 बाल्टी पानी के उपयोग के लिए, तो ये अति दोहन की श्रेणी में आता है। और इसी अति दोहन के कारण हमारे आने वाले समय में हमारे पास में जल संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि अगर वर्तमान दर से हम जल का अति दोहन करते रहे, आने वाले 25 वर्षों में देश का 60% जो भाग है आबादी का, वो अति दोहन का जिम्मेदार होगा। और 60% जो आबादी है वो अति दोहन करती हुई मिलेगी। इस वजह से जो पृथ्वी के ऊपर हमारे भारत देश में जितना जल है जो पीने योग्य है, उसका 60% हिस्सा जो है धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। जैसा कि आज ही हमें राजस्थान के कई सारे इलाकों में हमें देखने को मिलता है कि पानी के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर दिन की जरूरतों के लिए भी पानी होने को उनको पैसे देके खरीदना पड़ता है। ये जो अति दोहन का परिणाम है, इनकी शुरुआत हम राजस्थान से देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे भारत के ऐसे इलाके हैं जहां जहां पे पानी की, पीने योग्य पानी की जो है कमी दिखाई देती है। यहाँ पे यही कहा गया है, जैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे भूमिगत जल का विशेष रूप से उपयोग किया जा रहा है। जैसे पंजाब बताया गया है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बताया गया है। अब इन क्षेत्रों में जल का अतिदोहन क्यों हो रहा है बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो खेती बाड़ी या जो सिंचाई के लिए आवश्यक होता है जल, उसका उपयोग ज्यादा होता है। यहाँ पे खेती का जो एरिया है फसल बोने का, वो ज्यादा है बाकी भारत की तुलना में, क्योंकि ये मैदानी भाग के हिस्से हैं, हमें पता है। अब मैदानी भाग में फसलें ज्यादा बोई जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अति दोहन का शिकार जो है ये क्षेत्र माना जाता है। इसी दर से अगर हम चलते रहे तो आगे और, जैसे कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिणी भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों और कुछ तटवर्ती क्षेत्र, तटवर्ती यानी जो समुद्री इलाकों के नजदीक जो क्षेत्र है, तटीय इलाके हैं, इन क्षेत्रों में तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में ये जो जल का अति दोहन है ये हमने देखा है। यानी ये जो शहरी बस्तियां जैसे जैसे आबादी शहरों में इकट्ठी होती जा रही है, वहां पे अन्य उपयोग के मुकाबले हम हमारे निजी जो गतिविधियां हैं उनके अंदर जल का अतिदोहन ज्यादा कर रहे हैं। और ये ज्यादा जो अतिदोहन किया जा रहा है वो फसलों के अलावा, फसलों में जो सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग किया जाता है उसके अलावा शहरी बस्तियों में ज्यादा देखने को मिलता है। ये शहरी बस्तियों का उदाहरण यहाँ पे इसीलिए दिया गया है। अब हमें हमारे ज्ञान को परखने के लिए 2 सवाल दिए हैं। क्या सवाल है? पूछा गया है कि क्या आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है? अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जो है जल का गलत तरीके से ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं? तो जब हम ये देखते हैं कि शहरी बस्तियों में जल की है जो बहुत संकट देखने को मिलता है, या ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह ऐसा है जो भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है, लगातार हम देखते हैं कि वहां पे पानी के लिए कैसे किल्लत महसूस की जाती है आबादी के द्वारा, दूर दूर के इलाकों से पानी लाके वहां पे पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। तो इन वजहों से हमें ये पता चलता है कि जल का अति उपयोग हो रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्या बिना अति उपयोग के भी विकास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमसे पूछा गया है कि क्या जल का अगर सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए तो क्या विकास संभव है? हम कहते हैं, आप और हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। किन माध्यमों से? अगर हम थोड़े से प्रयास करें, किस चीज में? जल के पुनर्चक्रण के जो साइकिल है, जो प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण होता है जल का, उसमें अगर हम सहयोग करने की कोशिश करें। कौन से प्रयास हो सकते हैं? वर्षा जल संग्रहण, है ना, वर्षा के जल को बचा के और उसको वापस भूमि में समा जाने की जो प्रक्रिया है, या जिसको वाटर हार्वेस्टिंग आज के समय में कहा जाता है, कि हम एक टैंक बनाएं जमीन में हमारे घर के आसपास, उस टैंक में जैसे हमारा ये मकान है, इस मकान का जो पानी है पाइप के माध्यम से इस टैंक में भर जाए, और इस पानी को हम 12 ही महीनों तक काम में लेने लायक उपयोगी बना सकते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रयास करके। इसके अलावा जैसे वर्षा का जल है, कहीं पे कोई खाली नलकूप है या कुआं है,
तो वर्षा का जल जो बह के आ रहा है उसको उस कुएं के माध्यम से वापस जमीन के अंदर भेजा जा सकता है, ताकि वहां के जो जल स्तर में है वृद्धि हो जाए, और वृद्धि होगी तो हमें पानी अधिक मात्रा में अधिक समय तक मिल पाएगा। तो ऐसे कुछ प्रयास करके इसके साथ में और क्या किया जा सकता है, वृक्षारोपण को भी बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बरसात प्राप्त करने में मदद मिले। इससे जैसे जैसे ज्यादा बरसात होगी तो जैसे जैसे हम जमीन के इस पानी को उपयोग में लेंगे तो इस पुनर्भरण के माध्यम से हम इसी जल के जो जल स्तर है इसको ऊपर बढ़ा देंगे, ताकि हमारे लिए और ज्यादा मात्रा में पानी की उपलब्धता होगी उसी क्षेत्र में। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रयास हैं जिनके माध्यम से हम जो भूमिगत संसाधन है प्रकृति ने हमें दिए हैं उनका सही मात्रा में उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन को सरल बना सकते हैं। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, क्या कहा गया है, ये कुछ नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों की बात की गई है। अब नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, गैर नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, जैसे यहाँ देखिए नवीनीकरण संसाधन है और गैर नवीनीकरण संसाधन है। पहले हम देखते हैं कि नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग करना संभव हो। जैसे उदाहरण के लिए जल है ना, जल का एक से ज्यादा बार उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे हमने किसी कुएं से पानी निकाला, कुएं से पानी को जैसे जैसे हमने नीचे ये जल स्तर है इसको जैसे जैसे काम में लिया तो ये जल स्तर नीचे नीचे जाता जाएगा, है ना। अब ये जैसे जैसे नीचे जाएगा ये जल स्तर तो फिर जल की कमी होगी, फिर हम वर्षा के माध्यम से इसको पुनर्भरण करेंगे। अब पुनर्भरण करेंगे तो ये जल वापस ऊपर आ जाएगा और फिर से हम अगले साल दोबारा इसको काम में ले लेंगे। और इसका उदाहरण देखिए तो नवीनीकरणीय संसाधनों में सौर ऊर्जा आज के समय में बहुत प्रचलित नाम है। सौर ऊर्जा, सूर्य से जिस ऊर्जा का निर्माण किया जाता है सूर्य के प्रकाश से, उस सौर ऊर्जा को हम एक बार खर्च करने के बाद में दोबारा से दूसरे दिन फिर से नई सौर ऊर्जा प्राप्त करके फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ नवीनीकरण संसाधन है, इसी के अंदर जल को शामिल किया गया है। लेकिन जल का जो अति उपयोग हो रहा है उसके कारण हमें थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, यहाँ पे यह कहा गया है। अब हम दूसरे भाग की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ गैर नवीकरणीय संसाधनों की बात की गई है। गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जिनका उपयोग एक बार होने के बाद हम उनको दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते। ऐसे कौन से संसाधन होते हैं, जैसे कुछ पेट्रोलियम पदार्थ है ना, पेट्रोल है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस, ये ऐसे कुछ गैर नवीकरणीय संसाधन है जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग में लेने लायक नहीं बचते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हमने विकास के जो आयाम हैं उनको अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा। उसके बाद में कुछ और आपको उदाहरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जो स्थिति है उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। इस टेबल को देखेंगे, ये हमारे आज के इस लेक्चर का अंतिम भाग है। इसमें कहा गया है कि कच्चे तेल के निम्न आंकड़ों को देखिए। कच्चा तेल जो है किस किस क्षेत्र के पास में कितना कितना कच्चा तेल है और वो कितने समय तक उपयोग में किया जा सकता है अगर वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते चलेंगे तो। जैसे मध्य पूर्व है ना, एशिया यूरोप वाले हिस्से की बातें की जा रही है। ये मध्य पूर्व यानी एशिया के जो पश्चिमी जो देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और संपूर्ण विश्व। पहले दो स्पेसिफिक क्षेत्र दिए गए हैं और उसके बाद में पूरी दुनिया की बात की गई है। मध्य पूर्व में तेल के जो भंडार है 2017 की गणना के अनुसार 807.7 हजार मिलियन बैरल है। इस तेल का उपयोग करेंगे तो ये वर्तमान आवश्यकता के अनुसार केवल 70 वर्ष चलेंगे, 70 वर्ष के बाद में समाप्त हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में 50,000 मिलियन बैरल तेल है। इसका अगर वर्तमान दर से उपयोग करेंगे तो ये 10.5 वर्ष तक ही चलेंगे। अब 10.5 वर्ष तक चलेंगे तो अगर वर्तमान दर से हम इनका दोहन करते रहेंगे तो 10.5 वर्ष के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल के जो संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे। और पूरी दुनिया की अगर हम गणना करें 2017 के आधार पे तो पूरी दुनिया में जो तेल के संसाधन है, तेल जो उपलब्ध मात्रा में है वो 1696.6 हजार मिलियन बैरल है। अब इसके बाद में 1696 बैरल जो हजार मिलियन बैरल ये जो तेल बचा हुआ है इसको अगर वर्तमान दर से उपयोग करेंगे सारी दुनिया में तो ये केवल मात्र 50 वर्ष तो लगभग 50 वर्ष तक चलेगा। यानी 50 वर्ष के बाद में तेल के जो संसाधन है सारी दुनिया में समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। इस माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम सतत विकास की धारणा या पद्धति का उपयोग करके वर्तमान दर पे जिन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उनको आगामी भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हुए किस तरीके से संयमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ये तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है, यानी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जितना हमारे पास भंडार है उसका जितने समय तक उपयोग कर सकते हैं उसको दर्शाया गया है।
ये कहा गया है इसमें चेतावनी के माध्यम से कि प्रचलित जो वर्तमान में जो दर है, जिस दर से हम इस तेल का उपयोग कर रहे हैं, उस दर से अगर हमने इनका उपयोग किया तो सारी दुनिया के जो तेल भंडार है वो केवल 50 वर्षों तक चलेंगे। यानी यही जो आंकड़े हैं इनका और विश्लेषण किया गया है इस पैराग्राफ में। अब हम चलते हैं, आखिर में 2 सवाल हैं। क्या कहा गया है इनके अंदर? देखिए, ये 2 सवाल आपके ज्ञान को परखने के लिए हैं। अभी तक आपने क्या समझा है? क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। यहां पे पूछा गया है कि क्या कच्चे तेल के माध्यम से किसी देश का विकास हो सकता है? अगर आप कहें कि किसी देश के पास अगर कच्चा तेल है तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अन्य संसाधनों के माध्यम से जो उसके पास उपलब्ध है उनके माध्यम से हम विकास कर सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए जैसे मान लो किसी के पास तेल भंडार है तो किसी के पास खनिज भंडार है ना। तो एक दूसरे को सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। जिसके पास खनिज भंडार है वो तेल भंडार को खनिज निर्यात कर सकता है और तेल भंडार वाले से तेल आयात कर सकता है। तो अन्य संसाधनों के माध्यम से भी विकास संभव है। दूसरा सवाल क्या पूछा है हमसे? भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आम भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं आप? हमें पूछा गया है कि भारत में कच्चे तेल के जो दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, उनके जो वर्तमान स्थिति है दोहन की, उसके हिसाब से आप आने वाले समय में भारत के लिए किन समस्याओं का सामना करते हुए देख पाते हैं। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं कि वर्तमान दर से जिस तरीके से भारत या अन्य देशों के नागरिक तेल का दोहन कर रहे हैं, उस हिसाब से तो अनुमानित जो भंडार है केवल 50 वर्षों तक चलने की बात कही गई है। हमें अगर ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना, हम अगर इस स्थिति का पूर्वानुमान करके अपने आप को बचाना चाहें तो हमारे पास कुछ उपाय हैं। जैसे हम कुछ अन्य ऊर्जा के स्रोतों पे अपने आप को स्थानांतरित कर सकते हैं। कैसे? जो तेल के निर्भरता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्योंकि पानी की मात्रा इतनी कम नहीं है, समुद्रों के जल से भी विद्युत जनरेट की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग पर अपने आप को स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरा, सौर ऊर्जा के ऊपर, है ना। तीसरा, पवन ऊर्जा के ऊपर। और राजस्थान में तो आपको पता भी है कि सौर ऊर्जा की संभावनाएं पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे तो लगभग 325 दिन साल के ऐसे होते हैं जहां पे हमें सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा प्राप्त होता है। और पश्चिमी राजस्थान के तो जिलों में बहुत सारे बड़े बड़े सौर ऊर्जा के प्लांट भी लगे हुए हैं, जैसे जोधपुर के भड़ला में, फलौदी में, इन इलाकों में बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं सौर ऊर्जा के, जो कि हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं और हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो संसाधनों की बात करी हमने, इसके बाद में इस पाठ का हम अंतिम भाग देखते हैं और इसी के साथ में हम इस पाठ को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आज कहा गया है कि पर्यावरण में जो गिरावट होती है, यानी पर्यावरण के जो संसाधनों में गिरावट होती है, उससे केवल कोई एक क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है। जैसे पर्यावरण में अगर ग्लोबल ताप बढ़ेगा, पूरे दुनिया का तापमान अगर बढ़ेगा तो वो सब देशों को प्रभावित करेगा। ऐसी बात की जिक्र यहाँ पे किया गया है। यानी पर्यावरण में गिरावट का जो परिणाम है वो किसी एक राष्ट्र की सीमा तक नहीं रुकता है, तो पड़ोसी देशों को या फिर दुनिया के अन्य देशों को भी वो उसी मात्रा में प्रभावित करता है जितना जिस विशेष क्षेत्र की हम बात करें उसको करता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कहा गया है कि हमें विकास की धारणीयता को अपनाना चाहिए। विकास की धारणीयता को अपनाने का क्या फायदा होगा कि हम वर्तमान में जिन संसाधनों के उपयोग से, जैसे पेट्रोलियम का उपयोग करने से पॉल्यूशन यानी प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है, तो हमें इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा से चलने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो आज के समय में चलते हैं, जो चार्ज करने के बाद में काफी माइलेज के साथ में आपको अच्छी सुविधा देते हैं। ऐसे संसाधनों को आप सौर ऊर्जा से भी चार्ज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी, विद्युत से भी, है ना। तो ये जो संसाधन है ये ना तो किसी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं और ना ही कोई और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव हम पे डालते हैं। ऐसे जो विकास की धारणीयता को हम अगर अपनाएंगे, उसको संयमित रूप से संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो हमारे लिए आने वाले समय में जो जरूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो जाएंगी। और क्या कहा है? विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। यानी विकास ना तो आज पूरा हुआ है ना आने वाले समय में पूरा होगा। ये ऐसा सवाल है जो निरंतर चलता रहेगा। आज से 500 साल बाद भी हम अगर बात करेंगे तो वहां भी कोई ना कोई संभावना ऐसी होगी, आपको दिखाई देगी, जिस क्षेत्र में हमें और आगे बढ़ने की जरूरत होगी। इसीलिए कहा गया है कि विकास हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, है ना। हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, ये पहला अध्याय इसी के साथ में समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस अध्याय से अच्छे अच्छा ज्ञान हासिल करने में मदद मिली होगी।
इस पाठ में आपको संतुष्टि मिली है और आपको लगता है कि मैंने अपनी 100% मेहनत के साथ आपको पढ़ाया है और आपको अच्छा लगा हो, तो आप जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें कि आपको इस पूरे लेसन का कौन सा भाग जो है सबसे अच्छा लगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और अगले पार्ट के साथ में मैं जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।